हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। आयकर। आयकर क्या चीज है? आयकर किसे कहते हैं? आयकर होता क्या है? तो आयकर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर। आयकर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है जो प्रत्येक उस व्यक्ति को सरकार को चुकाना होता है जिसकी आय गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक होती। यह प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय कर भी इसी को कहते हैं। केंद्रीय कर प्रत्यक्ष कर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सीधे सीधे उसी व्यक्ति को व्यक्त करता है जिसकी आय पर लगाया जाता है। ठीक। और केंद्रीय कर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है। सर्वप्रथम भारत में आयकर 1860 में लगा, जो 1857 में हुई सैनिक विद्रोह के कारण हुई हानि की पूर्ति करने के लिए लगाया गया था। सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में सर्वप्रथम आयकर सन 1860 में लगा था, जो सन 1857 में हुई सैनिक विद्रोह के कारण हानि की पूर्ति करने के लिए लगाया गया था। सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर भारत में लगाया गया। आयकर प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के नियंत्रण में कार्य करता है। आयकर प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के नियंत्रण में कार्य करता है, जिसकी सर्वोच्च अथॉरिटी भी होती है। आयकर विभाग की सर्वोच्च अथॉरिटी क्या है भैया? प्रत्यक्ष करों की केंद्रीय बोर्ड, ये इसकी सर्वोच्च अथॉरिटी है। ठीक है। हाँ, ये इसी के अंदर में कार्य करता है। आयकर से प्राप्त होने वाला राजस्व जो है राज्य और सरकारों के बीच वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बांटा जाता है। लेकिन जो आयकर की राशि होती है उसमें से कंपनियों से प्राप्त राशि, कंपनियों से प्राप्त कर, अधिभार
और शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर इन तीनों करों में से कोई भी हिस्सा राज्य सरकार को नहीं मिलता। ठीक है, सारे कर वित्तीय सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच में बांटे जाते हैं, बंटवारा होता है। लेकिन इन तीन करों में से जो है वो राज्य सरकारों को कोई कर प्राप्त नहीं होता। बाकी सारे कर जो होते हैं, जितने भी आयकर के में लगने वाली कर होते हैं, वो सारे के सारे वित्तीय सिफारिश के आधार पर राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में बंटवारा होता है उसका। ठीक है भैया, क्वेश्चन आता है इसमें धारा 87A का संबंध किससे है? धारा 87A का संबंध जो है आय कर में से छूट के लिए। अगर करदाता की आय 5 लाख से कम है तो 12,500 रुपए पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से, और अगर करदाता की आय 7 लाख रुपए है तो 25,000 रुपए नई कर व्यवस्था के हिसाब से कर मुक्त होगा। कितने रुपए की डिडक्शन धारा 87A के अंतर्गत प्राप्त होती है? धारा 115 BAC, धारा 115 BAC के विकल्प को अपनाने पर। ठीक, क्लियर है? अब बात आती है कि भारत में आयकर लगाने का आधार क्या है? तो आय के 5 साधन है। आयकर में 5 साधन माने गए। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार अथवा पैसे से आय, पूंजी लाभ, और लास्ट है आपका अन्य साधनों से आय। अन्य साधनों से आय। ठीक है भैया, आय के 5 स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार से आय, पूंजी से लाभ, अन्य साधनों से आय। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है, कहीं पर अपनी जॉब करता है और उसको उसके मालिक से जो कुछ भी उसकी सेवाओं के बदले में नकद के रूप में या सेवा के रूप में मिलता है, वो उसके वेतन में शामिल होता है, जो उसके मुद्रा में मापे जा सकते हैं। ऐसी सेवाएं जो मुद्रा के रूप में मापी जा सकती हैं, उन सेवाओं का मूल्य वेतन में शामिल किया जाता है। आती है मकान संपत्ति से आय। अगर करदाता का कोई मकान है जिसे उसने किराए पर उठा दिया, उस मकान को किराए पर उठाने से होने वाली आय मकान संपत्ति से आय कहलाती है। व्यापार अथवा पैसे से आय। अगर कोई व्यापारी है, कोई करदाता कोई व्यापार करता है, माल लाता है, खरीदता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, बेचता है, ठीक, तो व्यापार होता है।
व्यापार से जो उसकी इनकम होगी उसको। ठीक है, अब बात आती है कोई डॉक्टर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, वकील है, ठीक, तो वो लोग भी अपनी इनकम अर्न करते हैं, तो वो कहलाता है प्रोफेशन। ठीक, अब बात आती है पूंजी संपत्ति। किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पूंजी लाभ कहलाता है। पूंजी लाभ दो भागों में बंटा होता है, एक होता है अल्पकालीन और एक होता है दीर्घकालीन। इसका 36 माह, ये 36 माह से कम और ये 36 माह से अधिक। लेकिन प्रतिभूतियों में विनियोग, प्रतिभूतियों में विनियोग 12 माह से पहले तक, 12 माह से पहले तक, और ये 12 माह से अधिक। अगर प्रतिभूतियों में होगा तो 12 माह तक अल्पकालीन और 12 माह से अधिक होगा तो दीर्घकालीन। अब बात आती है अन्य साधनों से आय। तो अन्य साधनों से आय का मतलब ऐसी आय जो प्रथम 4 शीर्षकों में शामिल नहीं होती, उसे हम अन्य साधनों से आय में शामिल करते हैं। जैसे लाभांश, आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम। आकस्मिक आय ऐसी आय होती है जो कि रोज रोज ना होने की प्रकृति की होती है, एक बार हो गई, कभी कभार होती है, रोज रोज नहीं होती, उनको हम कैजुअल इनकम कहते हैं। कैजुअल इनकम जैसे घुड़दौड़ की आय, जुए की आय, ताश के खेल की आय, ठीक है, लॉटरी का इनाम, तो ये कैजुअल इनकम कहलाती है, जिसपे 30% की दर से टीडीएस कटता है। कब कटता है 30% की दर से टीडीएस? जब इनकम 10,000 रुपए से अधिक होती है। जीत की राशि अगर 10,000 से अधिक है तो ये हमें 30% कट के मिलेगा, 70% हमें मिलेगा, 30% कट लिया जाएगा। ठीक, क्लियर? इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ब्याज, विभिन्न प्रकार के ब्याज, ठीक है। उसके अलावा सिक्किमी किराएदार से प्राप्त राशि, किसी संपत्ति को किराए पर उठाने से होने वाली आय। इसके अलावा और तरह की जैसे फैमिली इनकम, फैमिली इनकम, परिवार पेंशन। तो परिवार पेंशन के लिए एक चीज है, परिवार पेंशन के लिए, परिवार पेंशन का 15,000 रुपए या पेंशन का 1/3 जो दोनों में कम हो, कर मुक्त होगा। लेकिन किसी शौर्य प्राप्त व्यक्ति के परिवार को प्राप्त परिवार पेंशन पूर्णतः कर मुक्त होती है।
अगर कोई शौर्य पुरस्कार व्यक्ति है, परमवीर चक्र है, ठीक है, या कोई और शौर्य पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति है, उसके परिवार को अगर पेंशन प्राप्त होती है तो पूर्णतः कर मुक्त होती है, उस पर कोई कर नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन यदि शौर्य पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति नहीं है, उसके अलावा शौर्य पुरस्कार के अलावा किसी और व्यक्ति के परिवार को पेंशन मिलती है, तो पेंशन का 1/3 या 15,000 रुपए, जो दोनों में कम हो, कर मुक्त होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। ठीक, आगे समझ में, इससे आगे चलते हैं। कुछ डेफिनेशन को समझते हैं जो आयकर में यूज होती है। जैसे एक होता है आपका सकल कुल आय, सकल कुल आय। तो सकल कुल आय को दो भाषाओं से जानते हैं, पांचों शीर्षकों की कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं। या कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की कटौती घटाने से पूर्व की आय कर मुक्त है, सॉरी, से पूर्व की आय सकल कुल आय कहलाती है। सकल कुल आय कहलाती है। ठीक, एक होती है कुल आय। कुल आय, कुल आय किसे कहते हैं भैया? सकल कुल आय में से, बड़ी आसान सी भाषा है, सकल कुल आय में से, सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की कटौती घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होती है कुल आय या कर योग्य आय कहलाती है। ठीक, अब बात आती है, एक होता गत वर्ष और एक होता कर निर्धारण वर्ष। 12 माह की वह अवधि जो 1 अप्रैल को शुरू और 31 मार्च को समाप्त होती है। जिसमें
करदाता आय कमाता है। कर निर्धारण वर्ष गत वर्ष के ठीक बाद का वर्ष कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। ठीक, ठीक है भैया। क्लियर है? गतिविधि कृषि आय, एग्रीकल्चर इनकम। कृषि आय कृषि कार्यों से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय कहलाती है। कृषि कार्यों से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय कहलाती है। यानी कि ऐसी आय जिसमें हम निराई गुड़ाई, ठीक है, और जुताई वगैरह करते हैं, ये सारी क्रियाएं करते हैं कृषि की, उनके द्वारा जो हमें इनकम होती है वो कृषि आय कहलाती है। और कृषि आय जो है वो भारत की कृषि आय पूर्णतः करमुक्त प्रत्येक करदाता के लिए, चाहे वो साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी हो, निवासी हो, लेकिन बशर्ते कृषि आय भारतीय कृषि आय हो, विदेशी कृषि आय नहीं होनी चाहिए, भारतीय कृषि आय। ठीक। अब कृषि आय एक होती है आंशिक कृषि आय। तो आंशिक कृषि आय क्या होती है भैया? आंशिक कृषि आय एक ऐसी आय होती है जिसका कुछ भाग तो हम कृषि आय मानते हैं और कुछ भाग जो है व्यापारिक आय माना जाता है। कुछ आय कृषि आय और कुछ आय जो है वो व्यापारिक आय माना जाता है। कृषि आय का ऐसा जो कुछ कृषि आय और कुछ व्यापारिक आय होता है उसको हम आंशिक कृषि आय कहते हैं। जैसे चाय, तो चाय का जो है 60 और 40 का रेशियो होता है। 60 और 40 का रेशियो। अब 60 और 40 के रेशियो में कितनी कृषि आय होगी, कितनी व्यापारिक आय होगी, किसे व्यापारिक आय कहेंगे, किसको कृषि आय कहेंगे? तो इसके लिए सिस्टम ये है कि 60% जो होगा इसका वो कृषि आय होगा और 40% व्यापारिक आय होगा। 60 और 40। अब इसी तरह से होती है कॉफी।
तो कॉफी का जो होता है वो 75% कृषि आय होता है, 25% व्यापारिक आय होता है। लेकिन इसमें एक चीज है, अगर आप चाय को जो है फिल्टर करके बेचते हो, उसको आप क्या करते हो, उसको छानते हो, लेटेक्स बनाते हो, ठीक है, और उसके संसाधित करते हो, उसमें प्रोसेस करते हो, तो उस कंडीशन में ये 60 और 40 के रेशियो होती है, ठीक है। जनरली 75-25 होती है। एक होता है रबड़ का उत्पादन, रबड़, तो रबड़ जो है वो 65 और 35 के रेशियो में रहती है, 65 और 35, ठीक। यह हमारा कृषि आय। कृषि आय जनरली टैक्सेबल नहीं होती, एग्जम्प्टेड होती है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। लेकिन अगर कृषि आय 10,000 रुपए से अधिक हो तो उसको कुल आय में शामिल कर लिया जाता है, जिससे कि थोड़ा सा टैक्स स्लैब बढ़ जाता है। टैक्स स्लैब को बढ़ाने के पर्पज से उसको हम शामिल कर देते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं निवास स्थान की। एक चीज बता दूं, नागरिकता और निवास स्थान ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। नागरिकता और निवास स्थान दो अलग अलग टर्म हैं, दोनों को अलग अलग माना जाता है। निवास स्थान मतलब रहने के दिनों की संख्या पर निर्भर करता है, और नागरिकता बाय बर्थ होती है या नागरिकता लेनी पड़ती है, ठीक। निवास स्थान और नागरिकता में कोई संबंध नहीं है, पहली चीज तो ये दिमाग से निकाल दो, ठीक। अब बात आती है करदाता पर जो कर का भार निर्भर करता है वो उसकी निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है। करदाता की निवासीय स्थिति क्या है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। कितना कर लगेगा वो क्या बताएगा, निवास स्थान। कौन सी आय उसकी आय में शामिल होगी, कौन सी आय उसके में शामिल नहीं होगी, तो ये काय पर निर्भर करता है, निवास स्थान पर निर्भर करता है। आयकर की दृष्टि से निवासियों को हम 3 भागों में बांटते, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। ये आधार, शर्तें और अतिरिक्त शर्तें। आधार शर्तों में से कोई एक, ठीक है, और दोनों आधार शर्तें 2 होती हैं, 2 में से कोई एक पूरा करना जरूरी है। आर्थिक शर्तें भी 2 होती हैं, उनमें से दोनों ही पूरी करनी होती है। आधार शर्तें 2 होती है, दोनों में से कोई एक पूरी करनी होती है। अतिरिक्त शर्तें 2 होती है, उन दोनों में से दोनों ही पूरी करनी होती है। किसके लिए? साधारण निवासी के लिए। असाधारण निवासी के लिए क्या होता है कि आधार शर्तों में से कोई एक, आधार शर्तों में से कोई एक पूरी करता है और ये दोनों पूरी नहीं करता, दोनों पूरी नहीं करता, एक करता एक नहीं करता, ठीक। तो असाधारण निवासी ये आधार तत्वों में से कोई भी पूरी नहीं करता, कोई भी पूरी नहीं करता, तो ये निवासी हो जाएगा। चाहे अतिरिक्त दोनों पूरी कर दे लेकिन आधार शर्त पूरी नहीं करी तो ये अनिवासी हो जाएगा। अब दिमाग में घूम रही होगी कि आधार शर्त क्या है,
अतिरिक्त शर्त क्या है? तो आधार शर्त क्या होती है? देखिएगा यहां पर हम बात करते हैं आधार शर्त की, तो इसे रख करते भैया। तो अब हम अतिरिक्त आधार शर्त और अतिरिक्त शर्त को देख लेते हैं। तो आधार शर्त क्या होती है? आधार शर्तें पहली आधार शर्त होती भैया गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा हो। दूसरी, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करना अनिवार्य है। अगर आधार शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता तो वह अनिवासी होगा, और अगर आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर देता है तो वह साधारण निवासी या असाधारण निवासी हो सकता है। अब साधारण निवासी होने के लिए शर्त यह है कि उसको आधार शर्तों में से कोई एक शर्त के साथ साथ दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरा करना अनिवार्य है। दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरा करना अनिवार्य है। तो अतिरिक्त शर्तें कौन सी होती हैं? अतिरिक्त शर्तें शर्तों में पहली शर्त होती है गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष साधारण निवासी के रूप में रहा हो। यानी कि अर्थात कोई एक आधार शर्त पूरी की हो। अगर आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर दी तो पहली अतिरिक्त शर्त स्वतः पूरी हुई मान ली जाती है। जैसे ही वह पहली कोई एक आधार शर्त पूरी करेगा तो पहली अतिरिक्त शर्त पूरी हुई मान ली जाएगी। अब बात आती है दूसरी की, नंबर 2। तो नंबर 2 की बात करते हैं। तो गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा। ठीक, क्लियर है? अगर आधार शर्तों में से कोई एक शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता साधारण निवासी, आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, दोनों शर्तें अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता तो असाधारण निवासी, और अगर आधार शर्तों में से कोई शर्त पूरी नहीं करता तो अनिवासी। एक कंडीशन और आती है इसमें, एक अपवाद भी है। अगर कोई करदाता रोजगार की तलाश में
व्यापार के उद्देश्य से या जहाजी बेड़े के रूप में भारत के बाहर आता जाता रहता है, तो ऐसी दशा में उसको केवल और केवल 182 दिन वाली आधार शर्त पूरी करना अनिवार्य है। उसके अलावा कोई दूसरी शर्त नहीं मानी जाएगी, सिर्फ 182 दिन वाली मान देखें। ठीक। अब बात आती है कर लगाने का आधार। तो कर के आधार की बात करें तो कौन सा कर किसके लिए कर योग्य भैया? तो सीधी सी बात है, ये होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। साधारण निवासी, साधारण निवासी, साधारण निवासी और निवासी। ठीक है। भारत में प्राप्त हुई हो, भारत में प्राप्त हुई हो, तो भारत में प्राप्त हुई है तो सब कर देंगे उस पर। भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, सब कर देंगे उस पर। भारत में उपार्जित हो, सब देंगे उस पर। भारत में उपार्जित हुई समझी जाए, सब देंगे भैया इस पर भी। अब बात आती है ऐसे व्यापार किया है, ऐसे व्यापार किया है जो भारत से नियंत्रित हो, लेकिन संचालन विदेश में हो। तो ऐसे व्यापार किया है जिसका संचालन जो है वो विदेश में हो रहा है, लेकिन उसका कंट्रोलिंग भारत से हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी और किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, यानी नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। अब बात आती है एक चीज, कैसे व्यापार किया है, ऐसे व्यापार किया है जो भारत के बाहर संचालित और नियंत्रित हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस पर कर देने वाला साधारण निवासी होगा और कोई कर नहीं देगा, इसके अलावा और कोई कर नहीं देगा। शायद एक चीज आती है भूत की बिना कर लगी आए, भूत की बिना कर लगी आए भारत लाई गई, भूत की बिना कर लगी आए भारत लाई गई, तो ये किसी के लिए भी कर योग्य नहीं होगी, ये सबके लिए एग्जम्प्टेड होगी। ना इस पर ये कर देगा, इस पर ना ये कर देगा, ना ये कर देगा। ओके, ठीक है भैया, ठीक है, ओके। ये आज हमने रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट कर दिया। फिर आगे इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट लेकर के आऊंगा इंशाल्लाह, आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक,
and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.